बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज उलमाए कराम के एक वफ्द ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बनीगाला में मुलाकात की है। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज पर तफसीली बातचीत हुई है और एक 12 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है जो हुकूमत से और कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगी। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उलमाए कराम के जो नुमाइंदे थे उन्होंने ये कहा है कि अगर ये लॉन्ग मार्च करने वाले लोग पेशकदमी रोक दें और मुज़ाकरात की कामयाबी तक का इंतज़ार करें तो किसी किस्म की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने ये अपील भी की है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि कलअदम तंजीम है उसके कारकुनों से कि वो तशद्दुद का रास्ता ना अपनाए। दूसरी जानब ज़राए का कहना है कि आज कोई ना कोई फैसला कुन बात सामने आ जाएगी। मुख्तलिफ सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम तंजीम की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि एक हुकूमती वफ्द उनके सरबराह से मिला है और उन्होंने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। वज़ीर आज़म को जब वो मुतालबात पेश किए जाएंगे जो वज़ीर आज़म का फ़ैसला होगा उस जवाब के बाद वो अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। ये मामला कैसे आगे बढ़ सकता है कौमी इत्तफ़ाक़ राय की तरफ। आज की ये मुलाकात अहम है लेकिन क्या सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा ताकि जो ऑनरशिप है इस तरह के हसास मामले के ऊपर फैसले की वो तमाम कौमी क़यादत की हो। इस पर हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है, हुकूमत की सोच क्या है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब जो महंगाई का मामला है वो भी एहतजाज जारी है। तमाम सियासी जमातें अपना अपना जो उनका एहतजाज है जारी रखे हुए हैं। हुकूमत के पास अभी तक कोई वाज़ेह प्लान नहीं है लेकिन ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज मुस्तरद किया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कीमतों पर, और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर मुआशी दबाव मज़ीद बढ़ेगा आने वाले दिनों में। इस हवाले से हुकूमत के पास क्या प्लान है और क्या जो अपोजिशन का एहतजाज है उससे हुकूमत पर किसी किस्म का कोई दबाव बढ़ रहा है या नहीं, ये वो सवालात हैं जो आज के पैनल के सामने हम रखेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। जी बहुत शुक्रिया राना साहब आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। जी बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। राना साहब गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। जो आपका अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, आपको लगता है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो एहतजाज जब से इन्होंने कॉल दी और शुरू हुआ तब से अब तक की जो हैंडलिंग है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, हैंडलिंग क्या होनी है, जो बेसिक ड्रिल है उसको फॉलो नहीं किया जाता। इसके दो हिस्से हैं, एक तो है पॉलिटिकल रिस्पांस, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस। आप पॉलिटिकल रिस्पांस ने आपने देखा कि कितनी देर इन्होंने की। जब ये पता था कि ये स्मोल्डरिंग है और ये इशू उठाया है तो फौरी तौर पर इससे ग्रैपल नहीं किया गया। असूली तौर पर ये होता है कि जब इस तरह का इशू ब्रू अप हो तो इसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए पॉलिटिकली। नेगोशिएशन पहले शुरू होनी चाहिए थी, परसुएशन के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, एश्योरेंसेस के ज़रिए, और हो सकता है ये एक हद तक कामयाब हो जाते। प्रॉब्लम ये भी है इनका कि दोनों पार्टियों में ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि पहले भी जो मुआदे हुए थे उनके ऊपर अमल नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता मुआदा पहले करना ही नहीं चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। अगर हो गया तो फिर उस पर अमल भी करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा था कि सर्टेन इश्यूज़ जो हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, ये पार्लियामेंट में लेके नहीं गए। ये एक तरह का इनएक्शन है, इनर्शिया है, जिस वजह से ये सिचुएशन बनी। अब आइए आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस की तरफ। उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएं, कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन भी किया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट को साथ दिया जाए, सर्वेलेंस को बढ़ाया जाए और फिर साथ साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क को बीफअप किया जाए, गैल्वेनाइज किया जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक जो स्टैंडर्ड ड्रिल है लॉ एंड ऑर्डर में कि अगर परसुएशन और कम्युनिकेशन कामयाब नहीं होती तो फिर आप उसकी प्रूनिंग करते हैं। जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उसको आप एड्रेस करते हैं, बंदों को कुछ को एक्शन आप लेते हैं। उसके बाद आप पहली स्वीप करते हैं, दूसरी स्वीप करते हैं, ज़रूरत पड़े तो तीसरी भी करते हैं, ताकि जो पोटेंशियल एजिटेटर्स हैं आपके लिए दर्द सर न बने।
अब हुआ ये है कि इतना बड़ा गुफअप हुआ है कि जब सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो तादाद भी काफ़ी हो जाती है और फिर इमोशनल भी हो जाता है माहौल, तो उस वक्त अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को कहें कि आप इनको डिस्पर्स करें तो लाजमी उसके नुकसान होते हैं, और वो हुए हैं। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी, जिस पे हमेशा मैं एम्फेसाइज करता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो ये है कि द सिचुएशन ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या चीज़ें जो सर्टेनिटी है उसमें, क्या एक ऑफिसर जो लगाया गया है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, क्या उसको बता दिया गया है कि आप यहाँ 3 साल काम करेंगे? बताना क्या, प्रैक्टिकली तो ये है कि उसके पाँव नहीं लगते। जब तक फोर्स का कमांडर जो है उसको ये ना पता हो कि मैंने कितनी देर यहाँ ठहरना है, मेरे 2 दिन है, ये 2 महीने हैं, व्हेन एवरीथिंग इज़ केप्ट फ्लोटिंग, तो आप देखें उससे वो तो कनेक्ट भी पैदा नहीं होता जो कमांडर अंडर कमांड का होता है। ठीक है। और रेजिमेंटल फोर्सेस में ज़रूरी होता है कि एक ख़ास सेंस ऑफ एसोसिएशन डेवलप की जाए। ठीक है राणा साहब, आपने बड़े अहम 2-3 नुक्ते उठाए हैं और आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपको काफ़ी कमी नज़र आई है और पॉलिटिकल रिस्पांस में भी बहुत कमी है। डॉक्टर शाजिया, आप किस तरीके से देखती हैं, बार बार तजवीज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ जो हैं शोबे ज़िंदगानी के, उसमें लोग कह रहे हैं हुकूमत को कि भाई सबसे आप कंसल्ट करें इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। आपको लगता है कि ये कंसल्टेशन हुकूमत करने में क्यों हिचकिचा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तंजीला। पहली बात तो ये है कि देखिए, इस हुकूमत की नाअहली और नाकामी इसी से ही पता चल रही है कि जिस तरह से ये इस एक चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात ये है कि ये बीज इन लोगों का ही बोया हुआ है। लोगों को आपने ही सिखाया था कि डंडे उठाओ और लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दो, लोगों की इमलाक तोड़ दो और उनके ऊपर इतनी दहशत बिठा दो कि आप से लोग डरने लगे। आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने पीटीवी पे जिस तरह से हमला किया, और आपके जो अभी मौजूदा वुज़रा हैं, जो पिछले दौर में फैजाबाद पे धरना हुआ था तो उसमें बैठ के बड़ी बड़ी स्पीचेस की थी उन्होंने। तो ये सारी बीज जो है आपके बोए हुए हैं, जो अब उसकी फसल आप लोग काट रहे हैं, लेकिन आप लोगों से हो नहीं पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको इतने बड़े नेशनल इशू पे सबसे पहले पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड करना चाहिए था। इतने बड़े एक्शन, आपने कोई चीज बनाई तो नहीं पाकिस्तान में इन 3 सालों में, लेकिन आप उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कहीं पे खंदकें खोद रहे हैं आप, कहीं पे पुल तोड़ रहे हैं, कहीं ब्रिज ब्लॉक कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट सेशन कॉल करें। हो सकता है जो आप एक नारा लगाते थे ना, चोर और डाकुओं के साथ आप नहीं बैठेंगे, तो हो सकता है उनमें से कुछ आपको सॉल्यूशंस मिल जाएं, कुछ सजेशंस मिल जाएं जिन पे अमल करके आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। अच्छा बसरा साहब, राना मकबूल साहब कह रहे हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने में भी देर आप कर रहे हैं और वो भी स्टेप्स बड़े ही कोई उनका सिंक नहीं है आपस में, और इसी तरीके से जो पॉलिटिकल रिस्पांस होना चाहिए था इस सारे मामले का, बहुत पहले मुज़ाकरात होने चाहिए थे, बहुत पहले ये सारे जो कंसल्टेशन के अदवार हैं हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपकी जमात बहुत डिले करके ये काम शुरू कर रही है। आज आप मजहबी लीडर से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप से आप मिल ही नहीं रहे, तो कैसे रिस्पांस करेंगे आप इन 2 चीज़ों को? तो ये है कि राना मकबूल साहब खुद माशाल्लाह बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहे हैं, इनका बहुत तजर्बा है। गुजारिश है कि हमने की है उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और आपको इस बात का अंदाजा है कि ये कितना जीता और साफ नीयत का मामला है। उसके ऊपर ये अब से हम एंगेज नहीं किया हुआ, इससे तो 2 महीने पहले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये सामने चूंकि हम सड़कों पर आए हैं, हमने बात आदमी की ये सड़कों पर आ गए, इनसे तो 2 महीने से मुज़ाकरात जारी है, बल्कि 2 महीने भी क्या, छठी बार ये सड़कों पर आए हैं। इश्यूज इनके साथ डिस्कस होते रहते हैं, बातें होती हैं, तो सिर्फ यही कहते हैं कि यहाँ पर सब लोग मुसलमान हैं, किसी के मुसलमान होने पे शक करना। और दूसरी बात, ये खुद नबूवत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से हमारी जान माल औलाद सब कुर्बान है। कौन शख्स है ये कहते हैं इस कायनात का वजूद ही उनकी वजह से है। तो मेरा ख्याल कहता है कि इस मामले को मैं थोड़ा सा बाकी दोस्तों को मैं कहूँगा गैर संजीदा अंदाज में ना ले। आपको भी इस बात का अंदाजा है कि जब ये लोग सड़कों पर आते हैं, और अभी आपने खुद देखा अपनी आंखों से 4 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया, अमलाक को तबाह किया जा रहा है,
बच्चों को जलाया जा रहा है। इन रात में वो भी क्या करते हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, वो नारे मारते हुए आ रहे हैं। और मुझे बताइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहाँ ये तालीमात है कि आप जलाओ करो, गिराओ करो, लोगों का कत्ल करो, और आप कहो जी कि हम इस्लाम की तालीमात पिला रहे हैं। हुज़ूर की तालीमात तो हरगिज़ नहीं थी। इसलिए मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर हुकूमत ने लम्हा बलम्हा तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ जब वो सड़कों पर आ गए पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। मैं अपोजिशन वालों से भी यही कहूंगा कि आप लोग हुकूमतों में रहे हैं, हम तो पहली बार आए हैं। मैं यहाँ पे सियासी बात इसलिए करना नहीं चाहता, मुझे बहुत अंदाजा है कि कौन क्या करता रहा है। मॉडल टाउन का वाकया, अमन लोग थे, वो तो मुसल्लह नहीं थे। लेकिन अपोजिशन तो बड़ी रीजनेबली अभी तक बिहेव कर रही है। किसी जगह पे हमने नहीं देखा कि कोई ऐसी एक्सप्लॉयटेशन की गई सिचुएशन की अपोजिशन की जानिब से। बसरा साहब, तंजीला कौन बिहेव कर रही है? अपोजिशन तो बहुत अच्छे तरीके। अपोजिशन जब ये गुफ्तगू करती है कि हैंडलिंग हो रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल पहले इनको करना चाहिए था, उनको अंदाजा इन बातों का। ये सिर्फ मीडिया की कंजप्शन के लिए, अपनी पार्टी को खुश करने के लिए, अपनी के पार्टी के फॉलोअर्स को खुश करने के लिए, ये बातें भी मैं समझता हूँ इस मौके पर अच्छी नहीं है। अच्छा, जरा यहाँ पे जरा रुकिए, जो आप बात करें मैं जरा राना साहब के पास ये बात लेके जाऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। राना साहब, आपने भी जिक्र किया था कि पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो पीटीआई का एक बहुत बड़ा नारा भी रहा है, लेकिन जितने पुलिस चीफ्स चेंज हुए हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से पुलिस की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो पंजाब पुलिस में या बाकी, अगर केपी का तो चलें, पीटीआई दावा करती है कि हमने रिफॉर्म कर दिया, पंजाब पुलिस की कैपेसिटी को आप किस तरह से देखते हैं राणा साहब? देखें जी, आपको याद होगा कि बड़ा अनाउंस किया गया था, वो मरहूम जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे दुरानी साहब, उनको लाया गया केपी से, यहाँ आए थे वो, उनको एडवाइज़र मुकर्रर किया गया फॉर पुलिस रिफॉर्म्स, और वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे पुलिस की रिफॉर्म्स के लिए। उसकी वजह ये थी कि यहाँ से रेजिस्टेंस आती है। जो असर रसूख वाले लोग हैं, नेचुरली वो क्या चाहते हैं कि उनका असर रसूख रहे, तो इस वजह से वो छोड़ के चले गए। तो जो पुलिस रिफॉर्म्स का एक ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। अब आप जो बात कर रही हैं कि पुलिस कैपेबिलिटी की, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, बुनियादी चीज़ जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है निज़ाम की। अगर इंस्पेक्टर जनरल जो सबसे सीनियर आदमी होता है वो ये नहीं समझता कि मैं 2 महीने रहूँगा, 3 महीने रहूँगा, तो फिर क्या काम करेगा, क्या डिलीवर करेगा? डाउन द लाइन एक मैसेज जो है अनसर्टेनिटी का जाता है। ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं बसरा साहब जो हैं, ये जो मर्ज़ी कह लें, जो आए, जो कहते हैं कि जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करें, लेकिन एक क्रिटिकल एनालिसिस में तो ईमानदारी से बात करनी चाहिए ना। तो अब ये सूरत हाल जो है, अब आप इस जो एक तरह फ्लोटिंग रखना सिस्टम को, ये कोई अक्लमंदी की बात तो है नहीं। अब एक और तुरफा तमाशा हुआ है कि पुलिस तो पहले ही डिमोरलाइज्ड है 2-3 वजूहात की बिना पर। सबसे बड़ी वजह जो है वो टेन्योर का पूरा ना होना है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की सैंक्टिटी बहुत होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, और ख़ास तौर से रेजिमेंटल फोर्सेस में। इसमें एक सेंस ऑफ एसोसिएशन बननी होती है, एक स्पिरिटी कोर होनी होती है, एक कनेक्शन होता है कमांड और अंडर कमांड का। जब वो तक वो डेवलप ना हो, उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं बढ़ सकती। अब इन्होंने एक और काम किया माशाल्लाह, पता नहीं कौन इनको गाइड कर रहा है, कहाँ से कंसल्टेशन ले रहे हैं कि दी पुलिस एंड द आईजी वुड बी अंडर दी रेंजर्स। भाई रेंजर्स का कल्चर, वर्क कल्चर डिफरेंट है, पुलिस का वर्क कल्चर डिफरेंट है। और दूसरा ये है कि ये कभी हुआ नहीं, अगर आप करेंगे तो इससे पुलिस में ज़्यादा डिमोरलाइजेशन होगी पहले से। ठीक, डॉक्टर शाजी, मैं आपसे भी ये राय लेना चाह रही थी कि जो रिलीजियस लीडर्स को वज़ीर-ए-आज़म आज मिले हैं, आपको लगता है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है?
और अफवाह तफहीम से ये मामला किसी तौर पे हल हो सकता है? आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? क्योंकि काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो एहतजाज करने वाले हैं वो कहीं पे रुक नहीं रहे हैं। देखिए तंजीला, ये चीज है डायलॉग, और आप बैठ के डायलॉग करें, उससे अगर सोल्यूशन निकलता है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इनके आगे वाले वुज़रा हैं उनसे कहें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद कर दें, कि जहाँ एक चीज सही होने जाती है उनके वुज़रा आके टीवी पे बैठ जाते हैं या तो टॉक शो में बैठ के इस तरह की कोई ना कोई बात कर देते हैं जिससे वो जो बनने वाली चीज होती है वो भी खराब हो जाती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अगर बैठ के और अगर इन सारी चीजों में जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी ऑन बोर्ड करें, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है चाहे वो अपोजिशन से हो या आपके लाइंस हो, उनको उठाएं और बैठ के उनसे बात करें। क्यों आप सब लोगों को रिस्क पे डाल रहे हैं? बेचारे जो हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, जो पुलिस को उन्होंने मारा है, बेगुनाह जो लोग शहीद हो रहे हैं, उन लोगों की कंपनसेशन क्या होगी? आप लोगों को नहीं परवाह, आप लोग को ये चीजें नहीं समझ आएंगी, क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि आप 22 साल जद्दोजहद करके आए, लेकिन आपने शायद जो 126 दिन लाइफ सर्ट किया था उसमें आपको अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपने चाइना के प्रेसिडेंट का रास्ता रोका था आने के लिए, टर्किश प्रेसिडेंट जब आए थे तो आपने पार्लियामेंट से बाइकआउट किया था। तो आपको नहीं पता है कि जो पार्लियामेंट की रिवायात हैं या जो एक प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती हैं के लिए। तो आप एटलीस्ट जो अपोजिशन है या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएं, उनसे बात करें ताकि आपको कोई सोल्यूशन मिल सके। बसरा साहब, जो कलेक्टिव ऑनरशिप होती है इस तरह के हसास मामलात में फैसलों की, आप तो खुद माशाल्लाह से समझते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है कि ये बड़ा ज़रूरी है, तो पीटीआई अभी तक वो कलेक्टिव जो कंसल्टेशन होनी चाहिए, जो इज्तिमाई सोच होनी चाहिए सारे मामले पे, आप कह रहे हैं छठी बार ये आ रहे हैं, तो 6 बार ये क्यों, छठी बार की नौबत ही क्यों आई? आप लोगों को कोई, आप नहीं समझते कि लार्जर इसकी कोई कंसल्टेशन करनी चाहिए, कोई ज्यादा बातचीत होनी चाहिए? बात तो ये है कि जलसा जुलूस करना देना, लॉन्ग मार्च करना हर अपोजिशन का आईनी जमहूरी हक है, वो करें, लेकिन वो परमन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट मुशावरत उनसे करें जिन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमने किसी किस्म की मुशावरत ही नहीं करनी, और हमने पार्लियामेंट के इजलास में से बात भी करती। अभी रिसेंटली इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हम एजेंडा लेकर आए, इन्होंने क्या बिहेवियर इख्तियार किया, जरा निकाल लेना फुटेज। और बाकायदा इनकी पूरी अपोजिशन ने ये कहा कि हम किसी तौर पे हुकूमत से बातचीत ही नहीं करना चाहते। हम किससे करना चाहते हैं? जिनके लेकर आए हैं, ये तो सिलेक्टेड हैं, हम तो इलेक्टेड हैं। और अब ये गेट नंबर 4 पे खड़े हैं। अब वो जो तनकीद के नाम ले लेके जिनको लेके बातें करते थे, अब दूसरी बात पे सर ये कहते रहे ना, आप हुकूमत है, मसला आपको है, टीएलपी की वजह से प्रॉब्लम आपको है। जी जी जी, मुझे बात मुकम्मल करने दी। जी जी। अब रह गई इनसे मुशावरत। मुझे पता है ये कितने माशाल्लाह लायक हैं, तो फिर आपको राणा साहब भी माशाल्लाह बसो पीपल्स पार्टी में होता था, इनसे आसफ अली जरदारी साहब दिल्ली में थे, उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया, जुबान तक उनकी काट दी गई। मुझे पास सारी चीजें मौजूद हैं। फिर राणा साहब ही थे और जैसे मशीर थे जिन्होंने, मैं फिर मॉडल का मैं क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ, वहां पे 16 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, आमला बच्चियां थी उस वक्त भी। राणा साहब ही मुशावरत में और जैसे लोग मशीर थे, इनके 100 लोगों को चलो उन्होंने गलत कर दिया, ये तो आपको तजवीज दे रहे हैं कि आप तो सही करें ना, उन्होंने जो गलत किया उसकी तरफ। ये सिर्फ ये तजवीज मेरे भाई करके अपने पास रखे। ये तजवीज हमें, हमारे पास बहुत जबरदस्त तजवीजें हैं, हम उन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं। अगर इनकी तजवीजें लेते तो हमें तो कहां से इनसे मुशावरत ये भी आई थी कि रेट को चैलेंज कर दिया गया, भून दो इनको। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, उनके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट इनके आदमी हैं जो हम एक चैनल पे बैठे थे, क्या तमाशा यार, भून दो इनको, ये जो क्लब बैक यार सुलह के नारे मारते आ रहे हैं, मारो गोलियां इनको। तो भाई हमें पता है इनका माइंडसेट क्या है। इनका माइंडसेट वही है जो आपने गुल्लू भट्ट वाला देखा था। मैं सियासी बात नहीं करना चाहता था क्योंकि इन्होंने सियासी बात की है तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, वेरी सेंसिटिव, वेरी सीरियस इशू है। इसमें सब मुसलमान भाई हैं, वो जो कर रहे हैं, हम बतौर हुकूमत हमारी ये जिम्मेदारी है, हम टॉलरेट कर रहे हैं। हम चीजों को एक मिनट, जितनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो हमारे साथ बिल्कुल रास्ते में है। मैंने आपसे महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज है उस पर भी पूछना, लेकिन एक नुकता राणा साहब का बड़ा अहम है, वो कह रहे हैं जी आपने रेंजर्स के अंडर कर दिया आईजी को और पुलिस को,
तो डीमोरलाइज हो जाएगी पुलिस। आपको लगता है कि ये बात भी सियासी बात है या टेक्निकली ही इज राइट? अब मैं क्या जवाब दूं इनकी बात का। ये किस लिए होती हैं आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, किस लिए होती हैं आप? यानी कि खुद राणा साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट होते पर रहने वाले आदमी ये कह रहे हैं, और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कि बगावत कर दो उनके खिलाफ? नहीं बसरा साहब, ऐसे उन्होंने कोई बात नहीं की है। अच्छा, एक ब्रेक मैंने एहतजाज के ऊपर आपसे और राणा साहब से और डॉक्टर शाजिया से पूछना है जी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त दूसरा जो मामला जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है वो है महंगाई। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो सामने आई है वो कह रही है जी कि मज़ीद महंगाई हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर शाजिया, आखिर में मैं आपसे जो एक सवाल और पूछना चाह रही हूँ पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बारे में है, फिर मैंने राणा साहब की तरफ ये सवाल लेके जाना है क्योंकि PDM ने भी एहतजाज अपना शुरू किया था और फिर बीच में ये मामला आ गया। तो आप लोग भी ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी, कि हम भी मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो अब आप लोग भी वेट कर रहे हैं कि ये TLP वाला मामला कहीं पे सेटल हो तो फिर आप लोग डिसाइड करेंगे? देखिए तंजीला, ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। कल के जो मुल्क के एहतजाज आपने देखा, पाकिस्तान पार्टी का हो या PDM का हो या दूसरी जमातों का हो, अब जो है इस हुकूमत से बिल्कुल थक चुकी है, बहुत फटी हो चुकी है। अब वो अपने लिए कोई ना कोई सलूशन चाहती है, कोई अपनी जो इतनी तकालीफ है, जो महंगाई है, उससे कोई रिलीफ चाहती है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज यही है कि ये जो चीज इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जिसने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जो ये मसला बना हुआ है, इसको सॉल्व होना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी जो स्ट्रेटजी है वो वैसी ही रहेगी और हम लोग इंशाल्लाह मार्च करेंगे और इस्लामाबाद में जाकर ये इनको बताएंगे गवर्नमेंट को कि अब आपके घर जाने का टाइम आ गया है। राणा साहब, आपको क्या लग रहा है? PDM का एहतजाज है, पीपल्स पार्टी का एहतजाज है, जमात इस्लामी भी ऐलान कर चुकी है, तो बहुत सारे एहतजाज हैं जो सारे के सारे इस्लामाबाद की तरफ आने पे तुले हुए हैं। तो इस्लामाबाद आपको लगता है जितना इत्मीनान का इजहार बसरा साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ रहा है हुकूमत को इस तरह के एहतजाज की कॉलों से या एहतजाज से? देखें जी, मैं बसरा साहब की बातों का क्या जवाब दूं? ना वो किसी बात की तस्दीक करते हैं, ना उनको पूरी इंफॉर्मेशन है किसी बात की। सिर्फ ऐसे ही प्लेइंग टू द गैलरी वो कर रहे हैं, करें, उनकी आज़ादी है, जो मर्जी बात कहें। ये जो उन्होंने बात की है टॉर्चर की, ये बिल्कुल हकीकत के बरखिलाफ़ है और ये गलत बात है, सही बात नहीं है। अब आइए आप इसके ऊपर जो महंगाई है वो तो किसी से पोशीदा नहीं है। परसों हमने चेयरमैन ओगरा से पूछा सेनेट की कमेटी में कि आप हमें बताएं कि जो 12 रुपये लीटर आपने बढ़ाया है ये पेट्रोल, ये किस हिसाब से बढ़ाया है आपने? तो जो आपके पास स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है उस पर आप 12 रुपये एडिशनल कैसे चार्ज कर सकते हैं? आपने तो 12 रुपये नहीं खर्च किए उसको ख़रीदने में। उनका जवाब ये था कि जी हाँ, ये बात तो ठीक है, ये तो स्टॉक में से है जिसकी कीमत यकदम बढ़ा दी गई है। तो कहते हैं कि अगर ये कीमत कम होगी तो हमें फिर पल्ले से देना पड़ेगा। ये इतने सीनियर आदमी की लॉजिक है, जो कीमतों को इतना चढ़ाया गया है और जिसने यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनकी जो है एक तरह से उनके लिए क़यामत बर्पा कर दी है। और महंगाई में रोल आपको पता है पेट्रोल का, डीजल का कितना ज़्यादा होता है। आप जो स्टॉक 12 रुपये कम लीटर पे ख़रीदा गया है उसको 12 रुपये ज़्यादा सिटीजन से चार्ज कर रहे हैं। आप अंदाज़ा तो करें हार्टलेसनेस का। तो बसरा साहब तो बड़ी मोहब्बत और रहम की बातें कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? बेरहमी नहीं तो और क्या चीज़ है? बसरा साहब जो ये फरमा रहे हैं कि ये वो, और मेरी बात सुन लें, जो आप फरमा रहे हैं, मैं एक कमांड की साइंस की बात कर रहा हूँ। बसरा साहब इस चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, इसलिए मेहरबानी करके
तंजीला साहबा, जब इस इशू का हो तो ऐसा कोई आदमी आना चाहिए जिसको नॉलेज हो। तुक्के मारना और जैसे मैंने कहा प्लेइंग टू द गैलरी, इधर उधर की बात करने से तो फायदा नहीं है। चले, आपने टेक्निकल हम बात कोई की है, जाहिर है वो फतह के जी लिए जी तो नहीं जी यहाँ बैठे जी जी हुए। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं बस हम तो एक तज्जिया के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, तज्जिया के लिए बैठे हुए हैं जो हमने ईमानदारी से करना है। सही। इसलिए ये तानो तशनी और अलामे ताने से तो काम नहीं चलता है, देखना है कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जी बसरा साहब, एक तरफ मुल्क में जो सही डिसीजन नहीं लिया, आप सही डिसीजन नहीं लिया तो उसको आप करेक्ट कर लें। इसमें एक पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है बसरा साहब, एक तरफ जो सियासी इसलिए जी जी मैं बसरा साहब से बेसाद एहतराम रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कमेंट्स को और अपनी बातों को समझ सोच के पेश करें। जी ठीक ऐसे ना करें कि जी, जी, आप जी, स्कोर आगे बात सेटल आप कर किराना रहे साहब, हैं, ऐसी जरा बात नहीं है। बसरा साहब, मुल्क की जमातें एहतजाज की कॉल दे रही हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है मौशी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की मजीद ख़राब हो सकती है, IMF का मामला भी डिले हो रहा है, तो सिनेरियो हुकूमत के लिए कहीं पे परेशान कुन आपको लग रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं वही बातें आप लोग दोहराते रहेंगे और महंगाई भी कम नहीं होगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? जो नसीहतें मुझे अभी राना साहब ने फरमाई हैं, क्या खूबसूरत होता जिनके टिकट पे ये इलेक्ट होकर आए हैं, अगर उनके साथ ये अरसा दराज रहे हैं और खुद भी उनके तमाम कामों में मुलव्वस रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा अगर उनको ये फरमा देते कि भाई आप टीटियां ना लगाओ, आप अमीर से अमीर तर ना हो, आप गरीबों के ऊपर टैक्स लगा के उनको मार रहे हैं, वो गरीब से गरीब तर हो गए हैं, और खुद मुझे को रॉकेट साइंस बता दे राना साहब आपने समेत कि ये लोग अमीर से अमीर तर हो गए। अभी मुझे हमें बता रहे हैं महंगाई का फार्मूला, और अवाम गरीब से गरीब तर हो गई। हमने तो 70 साल में 4-4 बारियां हमने नहीं ली, हम तो कभी हुकूमत में नहीं रहे, हमने तो $32,000 के कर्जे नहीं चढ़ाए हैं, हमने तो इदारों को तबाह बर्बाद नहीं किया। और दूसरी बात, अभी वो हमें बता रहे थे कि वो बड़े सियाने लोग चाहिए इस काम के लिए। पिछले दिनों में शायद खाकान वासी साहब को सुन रहा था, काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में, इनके सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी वही है ना, आइलैंड गैस के वजीर रहे हैं और वजीर आजम भी रहे। उन्होंने कहा ये हुकूमत क्या कर रही है, इतना गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, इतना कम टैक्स लगा रही है। मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम के दौरान आपको मैं वो शॉर्ट भेज देता हूँ, ये उनका एक वीडियो शॉर्ट चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। तो हम तो बिल्कुल नालायक लोग हैं, क्योंकि हमें ना टीटियां लगानी आती है, ना दिहाड़ियां लगानी आती है, ना हमें माल लूटना आता है, ना खाना आता है, ना हमें लोगम को गोलियां मारनी आती है। बसरा साहब, ये तो आप सारी बातें करते रहे ना, लेकिन बुनियादी सवाल तो ये ना कि महंगाई अगर कम नहीं होगी तो आप उस बात पे आता हूँ। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि महंगाई बहुत बड़ा इशू, कोई अगर मगर इफ बट लेकिन नहीं है। हमारे लिए चैलेंज है कि जो हमें जाहिर है 3 साल से हम तो हुकूमत में आए हैं, यूं लगता है जब हम पे क्रिटिसिज्म होता है कि शायद हम 4-4 बारियां लेने वाले हम ही हैं, ये सिर्फ पहली बार आए हैं। हमें इस बात का अंदाजा है। मैं खुद एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, इस वक्त भी मैं अपने हल्के हारूनाबाद बहावलनगर में मौजूद हूँ। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, आम आदमी इससे बहुत मुतासर हुआ है, खास तौर पर ये पेट्रोल और डीजल की रेट्स पर गए हैं, और ये इंटरनेशनली गए हैं। इनको भी पता है, अभी हमें समझा रहे थे ना, इनको पता चले कि साइंस इस तरह होती है, पेट्रोल इस तरह ऊपर जाता है। मुझे तो यही समझ आई, मैं पेंडू सा बंदा हूँ कि भाई साढ़े पेट्रोल नहीं होता मुल्क के, हम बाहर से लेते हैं। हमें ये बात का पता है कि मैं छोटा सा किसान हूँ, आज हमारा किसान जो है ना बड़ा खुशहाल है, कहता है ये जो रेट आज हमें मिले कभी माजी में नहीं मिले थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब जो कितने सारे बड़े किसान हैं बसरा साहब, मतलब कितने बड़े किसानों का फायदा हो गया है? आप बार बार आपकी मैं बताता हूँ आपको, आज जो किसान को गंदम का रेट मिला है 1800 रुपया, कभी जिंदगी में नहीं मिला था। जो कॉटन 6000 का रेट मिला, कभी जिंदगी में नहीं मिला था। कभी गन्ने का रेट ले लें आप, मैं कोई यू कैन नेम इट, मैं आप कभी अभी मतलब आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, ये सारे जो हैं ये एहतजाज नो, बहुत बड़ा मसला है। अब जो जरूरत जिंदगी की चीजें हैं, वो जो तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर हैं, उनके लिए आटा, चीनी, घी, दाल, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम अभी शॉर्ट टर्म्स पे हम लोगों ने एहसास कार्ड के जरिए अभी अपने महीने शुरू हो जाएगी, तमाम लोगों को कार्ड इशू कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में हमने सर्वे कंप्लीट कर लिया है, हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह किसान कार्ड फराहम किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने अपनी जो कमेटियां हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, उनको एक्टिव किया है। 100 कार्ड जो महंगाई है उसको रोकने के लिए ज़ख़ीरा-अंदोज़ी के खिलाफ सो कॉल्ड महंगाई क्या होता है बसरा साहब? व्हाट इज सो कॉल्ड? एक तो वो महंगाई है ना
जो रेट है गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो जाहिर है, और वो ये जिम्मेदारी भी हुकूमत में हम पे है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार मुंह मांगे दाम ले रहा है, उसके खिलाफ जाके कोई कार्रवाई नहीं करते हमारे मजिस्ट्रेट सामान। उसके लिए बाकायदा डायरेक्शन दी है पीएम साहब ने भी और सीएम साहब ने भी, अपने बुजरा को भी, एमपी एमएनएस को भी, और तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो जिलों के जो मजिस्ट्रेट साहबान हैं, कि वो कार्रवाई करें उनके खिलाफ, कि जो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं उससे भी महंगाई ऊपर जाती है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये लोग जब गरीब से नाम क्योंकि आप हुकूमत के तर्जुमान है, तो मुझे दोनों मामलात पे आखिरी आपका कमेंट है, राणा साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगी। ये टीएलपी का और महंगाई का मामला, पहले तो टीएलपी का बता दें, आने वाले कुछ दिनों में हम समझें कि ये मामला हल हो जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल में हैं। शहर के शहर बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मरीज तंग हो रहे हैं, गरीब तंग हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये गरीब की बात मैं ये ना किया करे, साडा ना वो पंजाबी के ना हादसा जा निकल जाता जिसे गरीब की गल करते हैं, ये ना करन। अच्छा, दूसरी बात है कि टीएलपी हुई इंशाल्लाह तंजीला, आई एम डेड श्योर, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि प्रोग्राम के जरिए डायलॉग बहुत संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से, मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि विद इन 48 आवर्स, शायद मैं ये भी ज्यादा कह रहा हूँ, इंशाल्लाह सेंस प्रिवेल करेगी और चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी टीएलपी वाली। ठीक हो गया। मुझे खुदा पे यकीन है। राणा साहब जी, राणा साहब आखिरी कमेंट आपका, आपको लगता है कि जिस सिमत में डायलॉग चल रहा है और मजहबी जमातों की जो अब एक वफ्द और एक मिसालती कमेटी एक्टिव हुई है, आपको भी लगता है कि मामला हल हो जाएगा? नहीं, अल्लाह करे बेहतर सूरत हाल पैदा हो। अब तो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद भी हैं, लेकिन एक रोल जो है मेहरबानी करें, बसरा साहब प्ले करें। जो शोहदा हैं पुलिस के और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए कोई वेलफेयर पैकेज अनाउंस कराएं फौरी तौर पे, और फौरी तौर पे उनको कॉम्पनसेशन जो है वो दी जाए, क्योंकि होता यूँ है कि अगर अनाउंस भी हो जाए तो मिलती नहीं है। अभी तक मेरी नज़र में कोई ऐसा पैकेज नहीं गुजरा जिसमें शोहदा के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए और इसी तरह जो ज़ख्मी हुए और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए उनके लिए। बाकी मैंने अपनी मारूदात पेश कर दी हैं, अगर हुकूमत वक्त इसको पे गौर करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात। अगर नहीं है तो फिर उनकी मर्जी है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में अमन भी हो और खुशहाली भी हो। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, डॉक्टर आज़ाद सुमरो, आपने गुफ्तगू सुनी जी तीनों मेहमानों की। मामला बार बार जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ तहरीके इंसाफ की हुकूमत का मामला नहीं है। टीएलपी जैसे ग्रोह कैसे मजबूत हुए हैं, कैसे उनकी जड़ें मजबूत हुई हैं, उनको शय कहाँ से मिली है और वो रियासत को चैलेंज करने के काबिल कैसे हुए हैं, वो वजूहात जब तक हुकूमत वक्त और तमाम जो हमारी लीडरशिप है, मुल्क की जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिया हैं, जितने भी पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं, जब तक वो इन वजूहात के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, नब्ज़शनासी नहीं करेंगे, तब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। ये सिर्फ एक एहतजाज को या एक एहतजाजी रैली को वापस भेजने की बात नहीं है, बल्कि इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने की बात है। बहरहाल जी, महंगाई के हवाले से भी कुछ बात की है। अभी तक हुकूमत के पास कोई वाज़ेह प्लान तो नहीं है कि ये महंगाई कैसे कम होगी। बहरहाल अपोजिशन की जमातें अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। देखते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस मामले को हैंडल करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।